जनरल साइंस जो सिलेबस में गिवन है उसकी प्रोग्रेस हमारी कैसी है उसको चेक कर लेते हैं। स्टार्ट हम पहले टॉपिक से करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक गिवन इन द सिलेबस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड एंड एटसेट्रा सामने एग्जामिनर ने दिया है। So we are starting with the first basic topic from this particular section, general science. The first important topic question, dear students, is framed as: a body continues to remain at rest or in uniform motion unless acted upon by an external force. This statement represents, and there are certain options. ये statement क्या represent करता है? Options को देख के आपने बता देना है। Dear students, this statement is nothing but it is Newton's first law. पहले तो ये क्लियर कर दें आप, it is nothing but Newton's first law. What is Newton's first law? What is the Newton जो कहते हैं वो इस first law में? He says a body remains at rest or continues in uniform straight line motion unless acted upon by an external unbalanced force is nothing but Newton's first law. आप याद रखेंगे न्यूटन ने ये लॉ दिया है, सर आइजैक न्यूटन ने, in the year 1687. Additional important point for your examination, dear students. The another name of the same law जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, इसको हम और एक नाम से भी पुकारते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी हम फर्स्ट लॉ न्यूटन्स लॉ को भी जानते हैं। ये भी याद रखने वाली चीज़ है डियर स्टूडेंट्स। इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? इनर्शिया आइजैक न्यूटन के हिसाब से, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। इनर्शिया डियर स्टूडेंट्स डिपेंड्स अपॉन greater mass. It depends upon greater mass and which implies greater inertia. It depends upon mass, ठीक है, not greater mass, it depends upon mass, and greater mass means greater inertia. So the question was about Newton's law of motion, and it was about first Newton's law of motion. So कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इस पॉइंट के लिए, वो हमने आपको बता दी। हम सेकंड क्वेश्चन पर चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स इज The SI unit of electrical resistance is। दो SI यूनिट का क्या है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, वो आपने बता देना है, ठीक है। The SI unit of electrical resistance ऑप्शंस में देख के आपने बता देना है। It is nothing but ohm, dear students. Ohm is nothing but electrical, it is SI unit of electrical resistance। पहले तो ये पॉइंट आपने याद रख लेना है, ठीक है। एंड सिंबल क्या है इसका? ऐसे तो आपने देखा होगा, एग्जामिनर शायद ही ना पूछे, बट आपके लिए बता देते हैं। ओम्स लॉ बोलता क्या है डियर स्टूडेंट्स? ओम्स लॉ जो है ये क्या स्टेट करता है? इसका स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ? इट स्टेट्स दैट करंट, ओम्स लॉ क्या बोलता है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, current is directly proportional to voltage at consistent temperature, right? ये पॉइंट आप याद रखें। दिस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ये तो पॉइंट आपको आई होप कि अपने एंड से भी आता होगा और भी चीज़ें आपको आती होंगी, ठीक है। सो क्या बात हो रही है? क्वेश्चन किस पे है? एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन एसआई यूनिट पे दिया है, एंड ही हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आस्क्ड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और भी तो कुछ पूछ सकता है एग्जामिनर, वो करंट का भी तो पूछ सकता है ना, करंट का हमसे पूछ सकता है। इट इज़ नथिंग बट एम्पेयर, राइट? तो कुछ ज़्यादा मगजमारी तो हम करने बैठेंगे नहीं, क्योंकि हम भी अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं और हमें पता है, ठीक है। हो सकता है दया खा के वो एसआई यूनिट पे ही क्वेश्चन दे दे और वोल्टेज का पूछ ले, तो इसका वोल्ट ही है, शॉर्ट में हम याद रखते हैं, ठीक है। अगर कभी थोड़ी इन क्वेश्चन पैटर्न पे आ गया, पावर की बात कर ली, तो पावर का तो वाट हम कब से गिनते जा रहे हैं, और रेजिस्टेंस का ओम है, ये हम इस क्वेश्चन पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे बात कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, वो ज़रूरी नाम है, वो भी आप साथ लिखते हुए चलेंगे। द नेम इज़ जॉर्ज
जॉर्ज साइमन ओहम, ठीक है, ये पूरा नाम है इस बंदे का, ठीक है, जिन्होंने ओम्स लॉ प्रपोज किया था, ये पूरा नाम आपने याद रखना है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन 2। आइडिया दो तीन चीज़ें लगेंगे, एसआई यूनिट पे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, हो सकता है इस बारी वो मैचिंग कॉलम करके दे दे, स्टेटमेंट करके दे दे, बट एसआई यूनिट पे तो पूछेगा, बिकॉज दिस इज गिवन इन योर सिलेबस डियर स्टूडेंट्स, इट इज गिवन इन योर सिलेबस। सो एसआई यूनिट पे पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकता था, हमने फ्रेम कर दिया, बेसिक से लेके हम थोड़ा आगे चलते हुए जाएंगे। दिस वाज सेकंड क्वेश्चन एंड द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Here the question is on chemical equation. Chemical equation पे question, and what is the question? Which of the following represents a balanced chemical equation? There are certain equations given as option A, B, C, D. इनमें से आपने बता देना है कि balanced chemical equation कौन है, वो हमने बता देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक balanced chemical equation होती क्या है वो मैं आपको बता दूं, आंसर तो आप मुझे खुद बताते चलोगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक balanced chemical equation होती है वो इक्वेशन that has, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ atoms, ठीक है, atoms on both sides, right, both साइड्स। ये बेसिक सा साइंस है और आई होप कि आपको ये इससे पहले भी पता होगा, मैं रिमाइंड बस करा रहा हूँ। अब बैलेंस्ड इक्वेशन इज नथिंग एंड एन इक्वेशन दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स, ये पॉइंट ऑफ याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगर आप ऑप्शंस में आप खुद से ढूंढ लेंगे तो मैं भी आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से आपको बताते ही चलूँ कि आपकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी होती है, या इन ऑप्शंस में से कौन सी आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। आई होप खुद से भी आप कर सकते हैं, बट एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो तो बेहतर है, आप ये क्वेश्चन खुद से भी फिर देख सकते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, द नंबर 4 इज अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि क्या एग्जामिनर हमें दे सकता है। तो क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट रिएक्शन विद मॉइस्चर। तो क्वेश्चन है कि कौन सा नीचे देयर आर सर्टेन मेटल्स, इनमें से कौन सा मेटल है, मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, कैरोसिन में वो स्टोर किया जाता है, कैरोसिन ऑयल में ऑब्वियसली, वाई टू प्रिवेंट रिएक्शन विद मॉइस्चर, रिएक्शन हो जाए उसका मॉइस्चर से, उससे बचाने के लिए हम उस मेटल को किस में रखते हैं, कैरोसिन में रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सोडियम की, ठीक है, सोडियम वो ऐसा मेटल है जिसे हम कैरोसिन में रखते हैं टू प्रिवेंट रिएक्शन विद द मॉइस्चर। वाई डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज जो सोडियम है हमारा, सोडियम इज हाईली, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव विद, इट इज हाईली रिएक्टिव विद एयर, it is highly reactive with water and obviously it is highly reactive with moisture। ये that is why कि हम इसे अगर बचाना हो, इसे प्रिवेंट करना हो रिएक्ट करने में, तो हम इसे कैरोसिन में रखते हैं। इट इज़ स्टोर्ड इन कैरोसिन टू प्रिवेंट रिएक्शन, ठीक है। कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें हमने बता देना है इनमें से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है। डियर स्टूडेंट्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी टाइडल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी को कैसे आप ऑब्टेन करते हो, फ्रॉम मूवमेंट ऑफ सी टाइड्स एंड इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और आपकी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी है, तो कन्वेंशनल पे शायद एग्जामिनर दे सकता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी ऑब्वियसली कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है आपकी नेचुरल गैसेस हैं, नेचुरल गैस है आपका, फायरवुड, दीज आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आपकी टाइडल एनर्जी इज नथिंग बट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ये तो हो गया लिस्ट ऑफ का डियर स्टूडेंट्स की कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है। ये तो हमारी ऑप्शंस में क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज नथिंग बट दी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर हम देख लें
कि कुछ और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, टाइडल एनर्जी के अलावा कौन कौन सी अगर हम देखें तो सोलार एनर्जी है आपकी, सोलार एनर्जी, और कौन सी है विंड एनर्जी टाइडल एनर्जी के अलावा, ठीक है, और कौन सी है जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी है आपका बायोमास। ये याद रखेंगे, अगर हो सकता है एग्जामिनर आपको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पूछ लेता तो यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है, कन्वेंशनल पे पूछता है तो यहाँ से निकाल लेंगे। दिस इज़ वन सच क्वेश्चन जो एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप साथ साथ देखते चलेंगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द क्वेश्चन नंबर 6 इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस पे देख लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि समझने की क्वेश्चन क्या और आंसर करने की कोशिश करेंगे। द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड, उसे हम डियर स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस कहेंगे। कुछ बच्चे कमेंट करके हमें बोलते हैं कि JKSSB ने ऐसे क्वेश्चंस पूछना छोड़ दिया है, ठीक है। ओके, दैट्स फाइन। अगर हम कुछ एग्जाम्स का ट्रेंड देख लें तो उसमें से JKSSB ने जो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको उसका देयर आर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ऑफ क्वेश्चन। MCQ टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत सारे होते हैं और वो तरीकों को बदला है। अब वो पेयर्स में भी क्वेश्चन पूछने लगा, स्टेटमेंट रेजर एसेशन पे पूछने लगा है, MCQ में भी थोड़ा वो टफ डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा बढ़ाने लगा है। बट दैट डजेंट मीन कि आप बेसिक्स को छोड़ दें, ठीक है। और हम आपके साथ बने हैं, हम आपको बेस से स्टार्ट करके आगे उतना ले जाएंगे कि आप हर वो तरीका जो MCQ टाइप एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का है, हमारे साथ आप बने रहेंगे तो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ लाएंगे। हम इसीलिए बैठे हैं कि आप जो भी पॉसिबल असिस्टेंस हम आपको अपने एंड पे दे पाएँ वो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस इज नथिंग द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग क्या बोला मैंने आपको, फोटोसिंथेसिस इज नथिंग, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट। ये मैं रिमाइंड कर देता हूँ आपको, यूजिंग सनलाइट, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यूजिंग वाटर, यूजिंग क्लोरोफिल, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिकेबल डिजीजेस पे क्वेश्चन फ्रेम है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से नीचे ऑप्शंस में कोई एक तो ऐसी डिजीज़ है जो वायरस से हो सकती है। डेंगू की हम डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे, ठीक है, और इट्स कॉज्ड बाय डेंगू वायरस और डेंगी वायरस, ठीक है, जो भी आप कहेंगे। मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए तो मुझे आप बख्श देंगे, ठीक है। डेंगू वायरस और डेंगी वायरस, दिस पहले तो याद रखेंगे, जो डेंगी है आपका, डेंगू है, ये आपका वायरल डिजीज़ है, ठीक है। इट्स कम्युनिकेबल डिजीज़, इट्स वायरल डिजीज़, वायरल मीन्स इट्स कम्युनिकेबल डिजीज़ वन। दूसरा, डेंगू वायरस से होता है ये, और ट्रांसमिट हो सकता है, किससे होता है, बाय फीमेल, ये ट्रांसमिट होता है बाय फीमेल एडीज़, ठीक है, एक मॉस्किटो है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 डियर स्टूडेंट्स इज विटामिन्स और डेफिशिएंसीज पे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। अगर डेफिशिएंसी डी की का आप में देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उससे क्या हो सकता है, आपको रिकेट्स हो सकते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से तो आपको यही हो सकता है, ठीक है। विटामिन डी जो है इट हेल्प्स, विटामिन डी इट हेल्प्स absorption of calcium and phosphorus। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन में आपका विटामिन डी मदद करता है। अगर इसकी कमी है तो रिकेट्स हो सकते हैं आपको, ये चीज़ आपने देख लेनी है, ठीक है। कमिंग टू द सर्टन अदर थिंग्स, विटामिन डी के बारे में तो पूछा है। अगर विटामिन ए की कमी है आप में तो क्या हो सकता है आपको डियर स्टूडेंट्स, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ये आप याद रखेंगे। अगर विटामिन बी की कमी है तो क्या हो सकता है आपको, बेरी बेरी हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है विटामिन
बी की कमी से बेरी हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से हो सकती है, ठीक है। ये आप साथ में देखते हुए चलेंगे, मैं पेन चेंज करके थोड़ा सा आसाइश होगी। अच्छा, विटामिन सी से क्या होता है? अगर विटामिन सी की कमी हो तो उसका भी हो सकती है। विटामिन डी ऑब्वियसली आपका हम बता चुके हैं, रिकेट्स पॉसिबल एक चीज़ हो सकती है। विटामिन डी पे क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा और हम खंगालेंगे। विटामिन डी के सोर्सेस क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? आपको पता होना चाहिए, आप खा पी भी लेंगे और एग्ज़ाम भी तैयार होता जाएगा। एक तो सनलाइट, हम सबको पता है सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन डी। फिश ऑयल जो है इट इज़ सोर्स ऑफ विटामिन डी। एग योक जो आपका है डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ सोर्स ऑफ विटामिन डी। मिल्क ऑब्वियसली इट इज़ सोर्स ऑफ विटामिन डी। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। द क्वेश्चन नंबर 9 इज इकोसिस्टम, फूड चेन पे क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज इन अ फूड चेन ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा होगा। प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। इनमें आपके एग्जाम्पल्स, एक तो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स आपकी एग्जाम्पल है, एल्गी आपकी एग्जाम्पल है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फूड चेन स्ट्रक्चर भी आपको रिमाइंड करा देते हैं। आपने ये पढ़ी, याद करिए सारी चीज़ें, ये रिमाइंड करा देते हैं, आपको याद है। प्रोड्यूसर्स, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद आपका डिकम्पोजर्स, ठीक है। आई होप कि आप ये रिमाइंड सही से कर पा रहे होंगे। ये भी फूड चेन पे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है, ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं पूछेगा, शायद लेवल को बढ़ा के पूछेगा, तो लेवल को बढ़ा के भी आगे हम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट द बेसिक सेशन इज इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज environmental pollution and organism ozone layer पे क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। प्राइमरली यहाँ लिखा है डियर स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है। नीचे ऑप्शंस में कोई गैस तो है जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। डियर स्टूडेंट्स, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, दे आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। दे डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स इन स्ट्रेटोस्फेयर। आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो आपके ये डिस्ट्रॉय करती हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और आपका ओजोन कहाँ हो सकता है? एग्जाम में शायद ये दे भी चुका है, आई होप मैंने किसी पेपर में तो देखा। ओजोन लेयर कहाँ आपकी लोकेटेड है? ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेटेड है। ये एक लेयर है, आई होप आपने इसकी चीज़ें इसमें पढ़ी होंगी, ठीक है। नंबर dear students, these were the 10 questions on this particular session. आगे हम साइंस सेक्शन जो आपका है इसी को ख़त्म करेंगे, और इसको ख़त्म करने के लिए हम लेवल्स में वी विल इंक्रीज़ द लेवल, जो क्वेश्चन की लेवल है इनको इंक्रीज़ करेंगे और आपके लिए अच्छे, बेहतर और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे और डिस्कस भी इनको आपके साथ करेंगे, सो दैट कि आपको लगे कि नहीं वो क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं जो एग्जामिनर दे सकता है एज़ पर द न्यू ट्रेंड। जो कुछ एग्जाम्स में उन्होंने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या कुछ फॉरेस्ट गार्ड वगैरह का कुछ एग्ज़ाम हुआ है, उस लेवल पे ले आएंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी